दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी क्योंकि जो क्लास लाइव नहीं हो पाए थे किसी कारणवश। तो आज की वीडियो में हम लोग जो आज का प्रैक्टिस सेट होगा ये आपका साइंस का होगा, ठीक है, जनरल साइंस होगा, जो कि आपके जूनियर सुपर टेट में लगभग आपके 5-6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये 500 प्रश्नों के जो है साइंस का हम लोगों का सीरीज, इसमें आपको कम से कम 4 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने बना दिया है साइंस का, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग 21 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको तीनों मिलेंगे, ठीक है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है तो कितना है? तो पृथ्वी के तल का जो पलायन वेग होता है वो 11, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। कितना है? ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज या यांत्रिक या संचित ऊर्जा? तो चाबी जो भरी घड़ी होती है उसमें जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है। झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल, ठीक है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा या कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मतलब इनमें से कोई नहीं दिया है। तो झूला झूलती यदि कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो उसके दोलन का जो आवर्तकाल होता है फ्रेंड्स, वह क्या हो जाएगा? तो वह क्या हो जाता है? वह कम हो जाता है, ठीक है। वह क्या हो जाता है? तो वह कम हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? ए है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन ए है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बहुत ईजी प्रश्न है। 0 डिग्री सेल्सियस पे, 2 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे या 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो आपके 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण? सतही तनाव के कारण, वर्षा जल की श्यानता के कारण, वायु की वातावरणीय घर्षण के कारण या ये सभी? तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार किस लिए होती हैं? तो ये जो गोलाकार होती हैं इनका कारण होता है कि सतही तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वे गोल हो जाती हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सतही तनाव के कारण, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 25 के लिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, सतही तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है किस प्रकार की? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अप्रगामी होती है या विद्युत चुंबकीय होती है? तो ध्वनि की तरंगे जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ होती है। इसी प्रकार से जो आपकी भूकंप तीव्रता मापी जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? पी तरंगों के माध्यम से, ठीक है, हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर जब हम इस तरंगों को छोड़ते हैं तो पी तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। तो राइट आंसर देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पी तरंगे होती हैं वे ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे की तरह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ये किसका नियम फॉलो होता है इसमें? देखिए प्रश्न ऑप्शन है आपका चार्ल्स का नियम है, इसमें बर्नौली प्रमेय का है, डॉपलर प्रभाव का या आर्किमिडीज सिद्धांत का है। तो प्रश्न नंबर 27 के लिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 27 के लिए आपका ऑप्शन सी दिया है, ठीक, यानी कि डॉपलर, ठीक है, डॉपलर हो जाएगा, ठीक है। डॉपलर प्रभाव के कारण किसी रेलगाड़ी अगर कोई आ रही है तो उसकी सीटी यदि वो बजा रही थी या नज़दीक आएगी तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? बढ़ती जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये रिपीट हो गया। चलिए 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके? नाविकों के, अंतरिक्ष यात्रियों के, अभियंताओं के या सभी के द्वारा, ठीक है। तो जो सोनार होता है फ्रेंड्स ये अधिकांशतः आपके नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नाविकों द्वारा। 29 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या अनुरणन के कारण? तो ध्वनि तरंगे किसके कारण क्या करती हैं? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ये होता है परावर्तन के कारण, ठीक है। परावर्तन के कारण जो ध्वनि तरंगे होती हैं प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है। रेडियो का
समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका है? परावर्तन का है, अपवर्तन का है, अनुरणन का है या अनुनाद का है? तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन जो उदाहरण है ये आपका अनुनाद का है। किसका है? अनुनाद का है, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? डी है। ठीक है, अनुनाद का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन पर, रेडियो तरंगों का अपवर्तन पर, डॉपलर प्रभाव या रमण प्रभाव? तो रडार की जो कार्यप्रणाली है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो सिद्धांत है फ्रेंड्स ये आपका रेडियो तरंगों का परावर्तन का सिद्धांत है। कौन सा? रेडियो तरंगों का परावर्तन का सिद्धांत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ध्वनि तरंगों की चाल अधिकतम होती है कहाँ पे? वायु में, निर्वात में, जल में या ठोस में? तो बहुत इजी प्रश्न है, 32। ठीक है, तो ये जानते हैं कहाँ पे होती है ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है? ठीक है, तो कहाँ पे होती है? तो जो ठोस होते हैं उसमें होती है ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर देखिए कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? ताप के बढ़ने से घटता है, ताप के घटने से घटता है, ताप के घटने से बढ़ता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा ताप के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग जो होगा ताप के घटने से क्या होगा? घटेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ताप के घटने से घटता है वायु में ध्वनि का वेग। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 34 नंबर का प्रश्न कर रहा है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है या स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व कम होता है? स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है या स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्त्रियों की जो आवाज़ होती है पुरुषों की आवाज़ से क्या होती है? पतली होती है, सुरीली होती है। इसका कारण होता है कि स्त्रियों की जो ध्वनि का तारत्व होता है अधिक होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर देखिए कह रहा है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, 20,000 से 40,000 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 36 नंबर देखिए कह रहा है आवृत्ति का मात्रक क्या है? किलो हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज प्रति सेकंड है या हर्ट्ज प्रति सेकंड है या हर्ट्ज है? तो प्रश्न नंबर 36 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूछा क्या है? आवृत्ति का मात्रक। ठीक है, 36 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 37 नंबर देखिए कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल होती है कितना कितना होती है? 220 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड या 432 मीटर प्रति सेकंड? बहुत इजी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37। ठीक है, तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वह होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन सी है, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर देखिए कह रहा है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे? -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री या 100 डिग्री? तो 39 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए पूछा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर एक समान होंगे, तो ये आपके हो जाएगा। ठीक है, -40 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर देखिए कह रहा है किसी वस्तु का ताप किस सूचक का है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का है, उसके अणुओं की औसत का है, उसके अणुओं की कुल वेग का है या उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का है? तो किसी वस्तु का जो ताप होता है वह किसका सूचक होता है? तो वह जो सूचक होता है फ्रेंड्स वह क्या होता है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है किसी वस्तु का ताप। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 के लिए। चलिए अगले प्रश्न तक आगे बढ़ते हैं, और ये आपका आ गया, ठीक है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान आ गया। चलिए रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं।
तो ये भी आपका 21 नंबर से स्टार्ट है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा मुक्त होती है, उष्मा परिवर्तन और नहीं होता है, या ताप स्थिर रहता है। तो उष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, तो उष्मा शोषी प्रतिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 22 नंबर। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, किसी अभिक्रिया का वेग, ठीक है, किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया की प्रगति प्रगति के साथ बढ़ता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ स्थिर रहता है, या अभिक्रिया की प्रगति के साथ घट या बढ़ सकता है। तो प्रश्न नंबर 22 के लिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ वह घटता है। तो अभिक्रिया के साथ वह जब प्रगति करेगा तो घटेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर केमिस्ट्री का। देखिए प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, घटा देता है, या परिवर्तित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, उसमें क्या करता है, परिवर्तन लाता है। ठीक है, परिवर्तन लाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्तित करता है, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर देखिए कह रहा है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। बहुत इजी प्रश्न है। तो प्राकृतिक गैस में जो होता है फ्रेंड्स, वो आपका क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर बहुत इजी प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है कौन सी गैस होती है, एथिलीन होती है, एसिटिलीन होती है, मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो गोबर गैस में जो मुख्यतः होता है वो आपका मीथेन गैस होती है, जो कि आपका ऑप्शन सी है इसमें। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के, या परमाणु घनत्व के। तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के जो गुण आवर्त फलन होते हैं वे होते हैं परमाणु संख्या। वे क्या होते हैं, परमाणु संख्या होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 परमाणु संख्या, जी नहीं, परमाणु संख्या नहीं होगा, परमाणु भार होगा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु भार होगा। ठीक, परमाणु संख्या नहीं। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। तो 26 के लिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 27। 27 देखिए क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है, मेंडलीफ है, मोसले है, डाल्टन है, या एवोगाड्रो है। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन मोसले हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोसले, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, आधुनिक आवर्त का जो नियम है ये मोसले द्वारा प्रतिपादित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, सिलिकॉन है, लोहा है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है 28 का, तो ऑक्सीजन हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर। 29 नंबर देखिए कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु घनत्व होता है, परमाणु संख्या होता है, या परमाणु घनत्व होता है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार होता है वह उनके परमाणु संख्या होता है। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर देखिए कह रहा है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, एक क्षार धातु होता है, एक हैलोजन होता है, एक अक्रिय गैस, या एक उपधातु होता है। तो प्रश्न नंबर 30 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर देखिए कह रहा है, सबसे हल्का तत्व है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है। तो 31 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है ये सबसे हल्का तत्व होता है, जो कि डी ऑप्शन है। 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सोना का लैटिन नाम है, सोना का लैटिन नाम क्या है, क्यूप्रम है, ओरम है, अर्जेंटम है, या केरम है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 32 के लिए। तो सोना का जो लैटिन नाम होता है वह होता है ओरम, जो कि आपका ऑप्शन बी है। 33, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीट कर पतली पत्थर बनाई जा सकती है। त्यानता मतलब तान्यता है, चालकता है, आघातवर्धनीयता है, या सघनता। तो वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीट कर क्या किया जाता है, पतली पत्थर बनाई जा सकती है। तो 33 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा,
आघात वर्धनीयता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आघात वर्धनीयता, जो कि आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर देखिए कह रहा है पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? पायराइट है, बॉक्साइट है, हेमेटाइट है या सिनेबार है? तो 34 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है पारे का प्रमुख अयस्क, जो कि आपका सिनेबार होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 देखिए क्या कह रहा है, रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो रेडियम जो होता है किससे प्राप्त होता है? गैलेना से, पिच ब्लैंड से, बॉक्साइट से या हेमेटाइट से? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि है आपका पिच ब्लैंड। ठीक है, पिच ब्लैंड से क्या होता है? रेडियम प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 यानी कि 36 नंबर। 36 नंबर देखिए कह रहा है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या निक्षालन विधि? तो प्रश्न नंबर 36 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है अरुयकों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है, ये आपका, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, स्लैग है, स्लैग या इनमें से कोई नहीं। तो और अरुयकों में जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए मोनेजाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का है, थोरियम का है, टाइटेनियम का है या मालिब्डेनम का है? ठीक है, तो जो मोनोजाइट है ये आपका थोरियम का अयस्क है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। 39 देखिए कर हेमेराइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है, सोडियम का है, लोहा का है, तांबा का है? तो हेमेराइट जो है आपके लोहे का अयस्क है, जो कि आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता एवं तांबा का है, पीतल तांबा एवं निकेल का है, तांबा जस्ता एवं एल्युमिनियम का है, तांबा जस्ता एवं निकेल का है? तो जर्मन सिल्वर, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सिल्वर है, लेकिन जर्मन सिल्वर की बात किया है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, पूछा जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो ये तांबा जस्ता और इसमें निकल होते हैं। तो राइट आंसर देखिए दिया है तांबा जस्ता एवं निकल, जो कि आपका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 41 नंबर देखिए कह रहा है पीतल मिश्रण है किसका? तांबा प्लस निकेल का है, तांबा प्लस जस्ता का है, कांसा प्लस तांबा का है, कांसा प्लस जस्ता का है? बहुत इजी प्रश्न है। 41, तो 41 के लिए क्या हो जाएगा? तांबा प्लस जस्ता। तांबा प्लस जस्ता से आपका हो जाएगा पीतल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तांबा प्लस जस्ता। अगला प्रश्न देखिए 42 देखिए क्या कह रहा है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH है, बी कह रहा है Na2CO3 इंटू 10H2O, सी दिया है आपका NaHCO3, डी दिया Ca ब्रैकेट में OH और इसके बाद 2। तो बताइए धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? धोने के सोडा का जो इसमें रासायनिक सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है? तो डबल रोटी बनाने में जो प्रयुक्त किया जाता है सभी लोग जानते हैं कि क्या डाला जाता है उसमें क्या डाला जाता है फ्रेंड्स बताइए। प्रश्न नंबर 43 के लिए हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, क्या है? आपका ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23। ठीक है, ये आपका अब हम लोगों का ये आपका आ गया जीव विज्ञान। ठीक है, आपका बायोलॉजी का प्रश्न आ गया 23 से। तो 23 देखिए क्या है निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? तो वर्णअंधता दिया है, हीमोफीलिया दिया है, टर्नर सिंड्रोम दिया है या उपरोक्त सभी दिया है? तो बताइए प्रश्न नंबर 23 के लिए क्या हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं कि जो वर्णअंधता है ये क्या होती है? एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होती है और ये ठीक नहीं होती है। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे रंग होते हैं जिनके, ठीक है, ये पहचान नहीं कर पाते हैं इस प्रकार के रोगी। तो 23 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोफीलिया भी देखिए इसके अंतर्गत आता है, टर्नर सिंड्रोम भी आता है, यानी कि सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, सभी ये जो है आपके आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले रोग हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23 के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? किस प्रकार के चीज़ें होती हैं? खून की कमी हो जाती है,
खून का बहना बंद नहीं होता, रक्त बनता ही नहीं, या उपरोक्त सभी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है 24 यानी कि 24 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो जो हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उनके अंदर यदि कहीं चोट लग जाए या कट जाए तो उनका जो ब्लड होता है, ठीक है, वह जल्दी बंद नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, खून का बहना बंद नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 25 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, एम्फीबिया, पक्षी, स्तनधारी या मत्स्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 25 नंबर का। तो डॉल्फिन जो है फ्रेंड्स यह स्तनधारी के अंतर्गत आता है, जो कि आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, बहुत ही अच्छे प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी को आप एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, और जो कि आपके किसी भी एग्जाम को देंगे तो इस तरह के ही प्रश्न आपको मिलेंगे। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि सबसे बड़ा है लेकिन उड़ने में क्या है, असमर्थ है लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। तो पेंगुइन दिया है, कीवी दिया है, ऑस्ट्रिच दिया है, एमू दिया है। तो 26 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ऐसा पक्षी है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ेगा तेज। तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिच। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वह जल्दी मरता नहीं है। ठीक है, अमीबा, हाइड्रा, युग्लिना या जोंक। तो 27 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 के लिए जो ऑप्शन है आपका हाइड्रा। ठीक, हाइड्रा जो है, ठीक है, इसे इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसके में क्या होता है, अमरत्व का गुण होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है, शार्क है, सांप है, छिपकली है या चमगादड़। तो नियत तापी प्राणी पूछा है, तो 28 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमगादड़। ठीक है, पूछा है नियत तापी प्राणी, तो आपका चमगादड़ इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर देखिए कह रहा है, सबसे विशाल जीवित स्तन पाई जाती है कौन सी। बहुत ईजी है, हाथी, ऊंट, नीली व्हेल या मनुष्य। तो सभी लोग जानते हैं कि नीली व्हेल जो है सबसे विशाल जीवित स्तन पाई है या स्तनधारी है। चलिए 30 नंबर देखिए कह रहा है, एम्फीबिया वर्ग के जंतु, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ जल में पाए जाते हैं, जल एवं थल में पाए जाते हैं, सिर्फ पेड़ों पर या सिर्फ थल पर पाए जाते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो एम्फीबिया वर्ग के जंतु होते हैं यह जल एवं थल में दोनों जगह पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, जल एवं थल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है, विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, प्रोटोजोआ है, हेमिकार्डेटा है, इकाइनोर इकाइन सॉरी इकाइनोड मेटा है, आर्थ्रोपोडा है। तो बताइए सबसे पूछा है कि विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ये संघ जो होता है आपका आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। तो डी ऑप्शन इसमें दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 32 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक घड़ी के रूप में जाना जाता है क्या, अमीबा, युग्लिना, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम। तो पौधों और जंतुओं के बीच का जो योजक कड़ी होती है वह कौन सी होती है, तो वह होती है आपकी युग्लिना। क्या होती है, युग्लिना होती है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 देखिए कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से कहूँ, ये सामान्य विज्ञान है। ठीक है, सामान्य विज्ञान है, बहुत डीप नहीं कहेंगे, ये सामान्य विज्ञान है। यदि आपको केवल विज्ञान ग्रुप से यदि आप दे रहे हैं तो हाँ ये आपके लिए तो है, लेकिन थोड़ा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सामान्य विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, जैसे आपके एसएससी हो गया, यूपी टेट हो गया, किसी भी एग्जाम में, तो ये प्रश्न काफ़ी आपको बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो 33 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, पक्षियों की हड्डी होती है किस प्रकार होती है, खोखला होती है, ठोस होती है, लचीली होती है या इनमें से कोई नहीं। तो जो पक्षियों की हड्डी होती है वो खोखला होती है, इसी कारण जब वो तारों पर बैठते हैं तो उनको, ठीक है, करंट नहीं लगता है। तो डी ए ऑप्शन हो जाएगा, खोखला। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर देखिए, स्तनियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2, 3, 4 या 6। तो स्तनियों के हृदय में जो चैम्बर होते हैं वह 4 यानी कि 4 होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, बी है। स्तनियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। चलिए 35 यानी 35 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है, गाय में, मनुष्य में, चमगादड़ में, बकरी में। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये जो क्या पूछा है, सर्वाधिक पाया जाता जंतु में रक्त का तापमान, तो ये आपका देखिए बकरी होता है। ठीक है, बकरी का दूध बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा अजीब टाइप लगता है। मैंने तो पिया है, आप लोग पीजिए, क्योंकि मैं जब बीमार था तब। ठीक है, बुखार वगैरह आता है तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 36 देखिए कह रहा है डायनासोर थे क्या मतलब क्या चीज़ थे। सिनोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक पक्षी थे, पैलियोजोइक एम्फीबिया थे या मेसोजोइक सरीसृप थे। तो डायनासोर जो थे यह आपके मेसोजोइक काल के सरीसृप थे, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर देखिएगा विषैले सर्पों में 20 ग्रंथियां परिवर्तित रहती हैं, यकृत ग्रंथि में, लार ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में या ये सभी। तो आप जानते हैं जो विषैले सर्प होते हैं जो 20 ग्रंथियां होती हैं उनके लारों में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? लारों में होती हैं, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लार ग्रंथि में। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? क्रे फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश या सिल्वर फिश। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक वास्तविक मछली है। तो बताइए इसमें से 38 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है फ्लाइंग फिश क्या हो जाएगा? फ्लाइंग फिश, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लाइंग फिश जो है वास्तविक मछली है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 देखिए क्या कह रहा है। शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी कैसा है, कौन सा है? सर्प है, मेढक है, छिपकली है या ये सभी। तो शीत रक्तीय जो प्राणी है आपके सांप भी होते हैं, मेढक भी होते हैं, छिपकली यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये सभी। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलिए 40 नंबर देखिए, 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियमी, पेशीय, संयोजी या तंत्रिकीय। तो किस प्रकार के जो ऊतक होते हैं शरीर की सुरक्षा का कवच, ठीक है, शरीर की जो सुरक्षा कवच का वो कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे शरीर में जो सुरक्षा कवच के कार्य करने वाले जो ऊतक होते हैं वे होते हैं एपिथीलियमी, ठीक है। क्या होते हैं? एपिथीलियमी, जो कि आपका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 41 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो ये भी इस प्रश्न का भी आंसर देखिए वही हो जाएगा 41 के लिए, ठीक है। आपका हो जाएगा एपिथीलियमी, ठीक है। ये क्या होता है? आपका देखिए ये क्या है, पूछा था घाव भरने में, ठीक है, सहायक होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एपिथीलियमी। चलिए 42 नंबर देखिए क्या तंत्रिका ऊतक की इकाई है? एक्सान, न्यूरॉन, ओमेन कैप्सूल या गुच्छिका। तो सभी लोग जानते हैं कि तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है वह न्यूरॉन होती है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? कंकालीय, पेशीय, वसी या उपास्थि। तो 43 यानी 43 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऊंट का जो कुबड़ जानते हैं, ठीक है, कुबड़ जो होता है उसमें पानी भरे रहता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वसी, ठीक है, वसी ऊतक का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण नहीं है? मस्तिष्क दिया है, किडनी दिया है, लीवर दिया है, रक्त। क्या पूछा? उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? तो मस्तिष्क है, किडनी है, लीवर है और रक्त है। तो 44 के लिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो दिया है आपका रक्त, ये क्या है? एक प्रकार का ऊतक होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक का उदाहरण है? लिम्फ दिया है, हड्डियां दिया है, प्रोटीन दिया और दिया है आपका ये सभी। तो 45 के लिए देखिए जो हो जाएगा आपका लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन, रक्त, ये सभी क्या है? नहीं, रक्त नहीं, ठीक है, संयोजी ऊतक पूछा है तो आपका इसमें तीनों ही है, लिम्फ है, हड्डियां है, प्रोटीन, तीनों ही है, तो राइट आंसर आपका ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ठीक है, पेशी है, संयोजी है और उपकला है या तंत्रिका है। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो 46 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त भी जैसा कि हमने देखा एक संयोजी ऊतक है, ठीक है, क्या संयोजी ऊतक है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है जैसे आगे हमने देखा कि रक्त क्या है, ऊतक है कि क्या है, ठीक है, या किसका उदाहरण है? तो ऊतक का उदाहरण है। किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर देखिए क्या कह रहा है। मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? अरेखित, हृदय, रेखित या ये सभी। तो मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो 47 का जो ऑप्शन होगा इसमें आपका रेखी ऊतक, ठीक है। मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले जो ऊतक होते हैं वह रेखी ऊतक होते हैं। कौन से? रेखी ऊतक हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, तो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 48 देखिए कह रहा है संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है कौन? संयोजी, पेशी, तंत्रिका या ये सभी। तो संकुचनशील पूछा है, तो संकुचनशील जो ऊतक होते हैं, ठीक है, वह किस प्रकार के होते हैं? तो वे जो होते हैं फ्रेंड्स, वे होते हैं आपके पेशी, ठीक है, क्या होते हैं? पेशी, ठीक है, पेशी ऊतक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, पेशी। जो संकुचनशील ऊतक होते हैं वो आपके पेशी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है। चेतना ऊतक के नाम से जाने चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला
ऊतक या जाने जाने वाला, ठीक है। तंत्रिका है, उपकला है, पेशी है या ये सभी हैं। तो 49 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 49 के लिए हो जाएगा, पूछा चेतना ऊतक के, तो तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, तंत्रिकाएं होती हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है। बहुत ईजी प्रश्न है। पैंक्रियाज में होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या आमाशय में। तो मानव शरीर का अधिकांश जो भाग, अधिकांश पाचन क्रिया जो होती है आपके छोटी आंत में होती है। कहाँ पे होती है, छोटी आंत में, जो कि आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। क्या है आपका ऑप्शन सी है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने इस प्रैक्टिस सेट में क्या देखा, विज्ञान के, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। लगभग आपके 50 प्रश्न थे, 50 से ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग लगभग 500 प्रश्नों का हम लोग को टारगेट है विज्ञान के, जो कि आपके जीएस वाले पोर्शन में आने में है। तो 5-6 प्रश्न आए कि इसके लिए 500 प्रश्न प्रैक्टिस यदि कर लेते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा, ठीक है, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।